अ, आप सभी का स्वागत है लिफ्ट 360 के इस खास प्रोग्राम में, मॉर्निंग के इस आरंभ में। ऑलरेडी इसका हम गट रीसेट फेज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम 8वें दिन पर पहुंच चुके हैं। मैं अगले कुछ ही क्षणों में आपको इसका एक रिकैप करा देता हूं कि हमने कौन कौन से अध्याय को कवर कर लिया है अभी तक। जैसे डे 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था, और एग्जैक्टली डे 1 जिसमें हमने फिलॉसफी साइंसेस के बारे में जाना था, गट हेल्थ को लेकर के कैसे हमारे ऑप्टिमल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमने डे 2 में जाना था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, और हाइड्रेशन जो कि हमारे हेल्थ गट हेल्थ को इनफैक्ट सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमने जाना था डे 3 में गट इन मोशन के बारे में। डे 4 में हमने जाना था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक के बारे में जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। डे 5 में हमने जाना था कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में, जैसे कि कैसे शुगर इंटेक ज्यादा, फैट इंटेक ज्यादा, प्रोसेस फूड या अल्कोहल या स्मोकिंग जो बॉडी पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं, और हमें इसके बारे में सजग रहने की जरूरत है। डे 6 में हमने जाना था अबाउट गट डाइट, और डेफिनेटली क्या प्रायोरिटीज है हमारी और होनी भी चाहिए, जिसमें हमने डिफरेंसेस कंपैरिजन जाने थे प्लांट बेस्ड फूड और एनिमल बेस्ड फूड के बारे में। डे 7 में हमने जाना था रेनबो कनेक्शन, यानी कल जो हमने जाना था वो रेनबो कनेक्शंस के बारे में, कैसे हमारे फूड में बहुत सारे कलर्स के वेरिएशन हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जहाँ पर आपको जानने को मिला था अबाउट द कनेक्शंस और विद रेस्पेक्ट टू आवर गट हेल्थ। और साथ ही साथ आज हम अपने 8वें अध्याय की तरफ में, 8वें दिन की तरफ में है, गट रीसेट फेज में, जहां पर हम जानेंगे अबाउट हैप्पी गट, हम जानेंगे अबाउट हैप्पी लाइफ और लेटेस्ट ब्रेक थ्रू के बारे में आज के हमारे स्पीकर्स के साथ में। तो मैं आपका फिर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनमोल कुशवाहा है और आज के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त भी हूँ। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, और इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं आज के फर्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, और हमारे बीच मौजूद हैं डेफिनेटली आप सभी के डिजिटल अपलॉट के बीच में मैं कॉल करना चाहूंगा डायरेक्टर इनोवेशन साइंसेस डॉक्टर श्याम जी को, जो हमारे पास बीच उपस्थित हैं। सर, ओवर टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अनमोल। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे लिए, लेटेस्ट डिस्कवरी इन गट रिसर्च एंड गट माइक्रोबायोम रिसर्च, और हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर तृषा अबियगार है। डॉक्टर तृषा है हमारे एमए के क्लिनिकल फिजिशियन साइंटिस्ट हैं, और ये आयुर्वेद में एमडी किए हैं। शी हैज बीन विद 13 साल से बहुत एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हर हियर इन दिस मीटिंग। एंड उनका डिसीज एरियाज, अलग अलग डिसीज में उन्होंने काम किया है। पीसीओएस, डायबिटीज, लाइफस्टाइल कंडीशंस में सब वेरी एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज डॉक्टर तृषा हमारे साथ हैं। लेकिन डॉक्टर तृषा आने के पहले मैं आपसे, मेरा आज का सोच है एक टॉपिक पर जो मैंने कवर किया था पिछले फ्यू दिनों में। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारे गट माइक्रोबायोम और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कितना संबंध है। मैंने बताया था कि लिवर और गट माइक्रोबायोम, ब्रेन एंड गट माइक्रोबायोम। आज मैं और एक बात करना चाहता हूँ जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी और गट माइक्रोबायोम का रिलेशनशिप, और इसके बारे में बहुत लिटरेचर है, साइंटिफिक नॉलेज आया हुआ है। लेकिन लास्ट आई थिंक 2-3 दिन पहले और एक रिसर्च आया था, मैं आपको उसके बारे में जरा थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है इसके जो हमें बताता है कि हम जिस इम्यूनिटी और गट माइक्रोबायोम का कितना गहरा रिलेशनशिप है। तो हमारा इम्यून सिस्टम का बड़ा हिस्सा आपको पता है कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, हमारे गट में होता है, राइट। जो वही है जहां हमारा इम्यून सिस्टम का मेजॉरिटी रुका हुआ है। इसीलिए गट हेल्थ का स्टेट और स्थिति हमारे इम्यून फंक्शन को डीपली अफेक्ट करते हैं। एक नई स्टडी ने ये जो स्टडी दिखाया है कि कैसे मोनोसाइट्स, आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने आपका कंप्लीट ब्लड काउंट देते हैं, उसमें से एक है मोनोसाइट्स। लेकिन गट के अंदर भी एक मोनोसाइट्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं।
गट में मैक्रोफेजेस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो पहले मोनोसाइट्स होते हैं और फिर मैक्रोफेजेस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये हमारे सिपाही जो हार्मफुल सेल्स को खाकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट जरा सोने वाला व्यक्ति होते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन ये जो मैक्रोफेजेस है वो है शक्तिमान। वो जो है शक्तिमान सिपाही, वो हमारा जी सिक्योरिटी कैसे है, खतरनाक जो आते हैं, सब वायरस बैक्टीरिया सब खाते हैं। तो उसके लिए लेकिन वो कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रिसर्च ने आज आज 2 दिन पहले बताया कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्शन डिपेंड करते हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर। हमारे गट बैक्टीरिया एटीपी नाम का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो एटीपी क्या होते हैं? एटीपी हमारे सब टिश्यू में एक एनर्जी का काम करते हैं, वो हमको एनर्जी देते हैं। तो गट बैक्टीरिया भी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एटीपी किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो कन्वर्ट करो मोनोसाइट्स को मैक्रोफेज करो। तो एटीपी सिग्नल करते हैं वो सेल्स को, भाई साहब ये जो मोनोसाइट्स है इनको सब मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करो, हमारे इसका इम्यूनिटी बढ़ा दो। तो इसके लिए ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एकदम एक वेरी न्यू इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि तो जिस केमिकल का एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेकिन और एक बात है कि जो ये मैक्रोफेजेस में जब कन्वर्ट होते हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत मैक्रोफेजेस है, लेकिन ये मैक्रोफेजेस अलग होते हैं क्योंकि ये मैक्रोफेजेस में बहुत ताकत है, इसका एनर्जी बहुत है। तो ये मैक्रोफेजेस एक्टिव है, तो वायरस और बैक्टीरिया खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा आज का सोच टीम। तो चलिए हम हमारे गट को डेवलप करें, हमारे गट को सपोर्ट करें। तो इसके लिए ये 10 दिन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सपोर्ट आवर गट विथ ग्रेट फूड, ग्रेट हेल्थी डाइट, and you will be doing great in this healthy weight program. Thank you everyone. Dr. Trusha, please आ जाइए मंच पर. Thank you so much, Dr. Sham. Thank you so much for setting the context background of the topic. तो सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात, और सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी आपका सभी का कि आपने एक पूरा हफ्ता कंप्लीट किया है और आप 8वें दिन पे है। और अनमोल ने जैसे बताया कि एक सेशन को आपने एक सत्र को कैसे समझा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने आप के ऊपर, अपने हर एक टिप को इम्प्लीमेंट करके रोज आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि गट रीसेट ये इतना इम्पोर्टेंट फेज है, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर श्याम ने भी दिया है और मैं उसको आगे लेके जाना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर श्याम ने बताया कि बहुत सारे न्यू रिसर्चेस चल रहे हैं अभी, तो वो रिसर्चेस हम जानेंगे और हम ये जान पाएंगे कि क्यों ये जरूरी है गट रीसेट को जानना हमारे लिए। तो होप मेरा स्क्रीन विजिबल है और हम आगे जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या नए रिसर्चेस है, क्यों हमारा हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम अलग है सब प्रोग्राम से। बहुत सारे प्रोग्राम है मार्केट में, लेकिन क्या नया हमारे प्रोग्राम में है और क्यों हमने गट रीसेट फेज को ही पहला फेज रखा है। अलग अलग फेजेस है, आपको आगे जाते आपके जर्नी में पता चलेगा, तो उसके बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि हमारे आंतों में इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही पावरफुल माइक्रोबायोम्स है, जो कि उनमें बहुत पावरफुल शक्तिमान है। वो डॉक्टर श्याम ने बताया कि कोई भी तरीके का इन्फेक्शन आए उसको कम कर सकता है। उसी के साथ साथ ये सच्ची में कितना इफेक्टिव है, ये सही में कितना इफेक्टिव है, ये जानने के लिए एक संशोधन किया गया। तो संशोधन किया था एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जो आप माइस देख पा रहे हो। तो संशोधन में उन्होंने 3 सामान्य वजन वाले माइस लिया। उन माइस के पहले जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था, उसमें उन्होंने जो माइक्रोबायोम मतलब हमारे आंतों के अंदर एक स्पेसिफिक रेशो में जो गट माइक्रोबायोम, जो फ्रेंडली माइक्रोबायोम रहते हैं, फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे इसमें, बैक्टीरियाज हम जिनको बोलते हैं, वो नॉर्मल वाले माइस, नॉर्मल वाले वजन के एक्सपेरिमेंटल
नॉर्मल वाले माइस से लेके एक्सपेरिमेंटल वाले माइस में उन्होंने इम्प्लांट किया। इम्प्लांट करने के बाद में उनको पता चला कि जितना पहला वजन था इसका भी वजन उतना ही रहा, वो नहीं बढ़ा। बाद में उन्होंने ये ट्राई किया कि एक नॉर्मल वाले चूहे में एक चूहा जिसका वजन ज्यादा हो, उसका आंतों के अंदर का माइक्रोबायोम को नॉर्मल चूहे के अंदर डाला। तो उनको एक्सपेरिमेंट के संशोधन के एंड में ये पता चला कि वो जो नॉर्मल वजन वाला चूहा था उसका वजन ज्यादा बढ़ गया। फिर तीसरा उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक कम वजन वाला चूहा लिया और एक्सपेरिमेंटल वाला नॉर्मल वेट वाला चूहा था, तो कम वजन वाले चूहे का माइक्रोबायोम को नॉर्मल वजन वाले चूहे में डाला। तो उनको फाइंडिंग ये पता चला कि नॉर्मल वजन वाले चूहे का वजन कम हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये सोचने पे मजबूर करता है ना हमें कि अच्छा, जो गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज है जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसका इतना बड़ा रोल रह सकता है क्या कि वो हमारा वजन कम या ज्यादा भी कर सकता है। तो ये इस संशोधन से सिद्ध हुआ है। ये संशोधन दिखाने का ये एक ही मात्र पर्पस था कि हमें सबको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है। एक गट माइक्रोबायोम जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, उनको अगर आप नरिश करोगे तो वो हमें वजन घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, हमारे हेल्थ को मेंटेन भी रख सकते हैं। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि शरीर रूपी जो वृक्ष है हमारा, उसकी जड़ें जो है वो आंतों के अंदर है। तो जितना आंतों का गट माइक्रोबायोम को आप स्ट्रांग बनाओगे, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि वो पावरफुल शक्तिमान को जितना आप शक्ति दोगे, उतना ज्यादा जो शरीर रूपी वृक्ष है वो ज्यादा लंबा दिनों तक चलता जाएगा, तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा हमारा। अब हमने संशोधन के बारे में पता चल कर लिया है, तो इस संशोधन से हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो जड़ है हमारी, आयुर्वेदा में बताया गया है कि अगर आप आपके आंतों की इंटेस्टाइन की चिकित्सा करते हो तो वो चिकित्सा अर्ध चिकित्सा है, मतलब आपका हाफ ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट हो चुका है। आप अगर उसका ध्यान रखोगे तो पूरे शरीर का ध्यान रखने के बराबर वो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने गट रीसेट को इतना ज्यादा महत्व दिया है और वो हमारा पहला फेज है पूरे वेट मैनेजमेंट जर्नी का, और ये प्रोग्राम का बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकी प्रोग्राम्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अब जानेंगे कि क्या होता है शरीर में जब हम जो गट फ्रेंडली माइक्रोबायोटास है या बैक्टीरियाज है उनके साथ में क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि हमारा एमवे का फाइबर कॉम्बिनेशन है जो हम कंज्यूम करते हैं डेली, और उसका क्या फायदा होता है। जैसे डाइटरी फाइबर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे वो प्रीबायोटिक करके काम करता है। प्रीबायोटिक मतलब जो गट के फ्रेंडली माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरियाज है, उनके लिए वो फूड के जैसा काम करता है। तो बैक्टीरियाज उनको खाते हैं वो फाइबर को, और खाने के बाद में उसको फर्मेंटेशन करते हैं। तो जो माइक्रोबायोटा है वो उसको फर्मेंट करने की एक्शन में बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बाय प्रोडक्ट हम बताएंगे या उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम माइक्रोबायोटा बताते हैं। उसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब हमें इस माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स को जानना क्यों जरूरी है। इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड हम इसलिए बताते हैं क्योंकि इसका हमारे हेल्थ में छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि हमारे आंतों के जो बैक्टीरियाज है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है गट के साथ, गट का ब्रेन के साथ में, ब्रेन का लीवर के साथ में। इतना ही नहीं, आपके स्किन कंडीशन के साथ में भी और इम्यूनिटी के साथ में भी इसका उतना ही गहरा संबंध है। तो इसीलिए ये साइंस हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई लिक्विड हम पीते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे गट माइक्रोबायोम के डेवलपमेंट में या उसके इम्बैलेंस में इफेक्ट होता है। तो जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो माइक्रोबायोटा को डेवलप होने के लिए ज्यादा चांस नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये साइंस जानना जरूरी है। अब ऑलरेडी डॉक्टर श्याम ने बताया था कि ये क्या क्या करते हैं जो माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स रहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हमने बताए हैं, तो वो क्या करते हैं। ये सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो हमारे गट के फ्रेंडली बैक्टीरियाज है उनका एक रेशो है,
उस रेशियो को मेंटेन रखना, उसको बैलेंस रखने का काम ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स करते हैं। साथ ही साथ जो हार्मफुल पैथोजेंस है, पानीपुरी खा लिया, कोई भी रोड साइड चाट खा लिया, कैसे हम उसके थ्रू, क्योंकि बहुत सारे कंटेमिनेशंस होते रहते हैं इन ऑल दिस प्रोसेस, तो जब हम अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं या बाहर कहीं वी चेंज द लोकेशन, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज या पैथोजेंस हमारे शरीर में, हमारे आंतों के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन हमारे आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में इतनी स्ट्रांग कैपेसिटी है कि वो इन पैथोजेंस को, ये जो वायरसेस या बैक्टीरियाज रहेंगे, उनको किल करने की, उनको मारने की क्षमता रखती है। तो इसके वजह से हमारे आंतों का, इंटेस्टाइन का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को बढ़ाना। तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है एक ऊपरी परत रहती है। हमारे इंटेस्टाइन में अलग अलग परतें हैं, तो सबसे पहला जो लाइनिंग है उसके ऊपर हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे बहुत स्पाइसी हमने खाना खाया, बहुत मसालेदार खा लिया, तो जैसे एसिडिटी होती रहती है बार बार लोगों को, और बाद में पता चलता है कि कुछ अल्सर सा बन गया है अंदर। तो क्या होता है, अल्सर बनता है, मतलब वो जो उसका आंतों का ऊपर का जो लाइनिंग है उसको हार्म हुआ है, वहां पे कुछ जख्म सा बन गया है। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है वो माइक्रोबायोम का काम रहता है। आगे जाते हुए जानेंगे कि ये ओवरऑल इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। साथ ही साथ फूड सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस जो रहता है खाने का, उनके तरफ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये जो सेंसिटिविटी का पार्ट है वो हम आगे बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और लास्ट जो हमने यहाँ पे बेनिफिट बताया है कि जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, फैट है, उनका मेटाबॉलिज्म करने का, मेनली शुगर का मेटाबॉलिज्म करने का काम भी ये माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स करते हैं। तो ये हमें इसीलिए जानना जरूरी है कि कैसे हम हमारे माइक्रोबायोम को बैलेंस में रखेंगे ताकि वो हमारे हेल्थ को बढ़ाते रहे। तो फूड सेंसिटिविटी वाला जो पार्ट है वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले मुझे आपसे ये जानना था कि आपकी क्या सोच है, कभी आपने सोचा है कि फूड सेंसिटिविटी क्या है और फूड एलर्जी क्या है? क्या दोनों चीजें एक ही है या दोनों अलग अलग है? तो सोच के देख सकते हैं और आपका आंसर आपके साथ में रखिएगा, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि क्या सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जवाब हमें इस वाले प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। सबसे पहले जानेंगे फूड सेंसिटिविटी क्या रहता है। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि मैंने छोले खाए हैं, राजमा खाया है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया, और जो हमारे ओल्ड एज एडल्ट सीनियर सिटीजन्स रहते हैं वो इमीडिएटली बोलना शुरू कर देते हैं खाने के 2-3 घंटे के बाद में कि पता नहीं आज गैसेस बहुत बन रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, मेरा जॉइंट पेन ज्यादा था अभी और ज्यादा बढ़ गया है, अच्छा आज मैंने ये खा लिया। तो ये जो छोले राजमा हैं ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इन सब चीजों को हम फूड सेंसिटिविटी कहेंगे। तो क्या रहता है फूड सेंसिटिविटी? ये किसी भी एज में हम पा सकते हैं। 45% ऑफ द पॉपुलेशन में ये सेंसिटिविटी पाया गया है। कोई भी छोटी मोटी चीजों से, खाने की चीजों से हमें पता चलता है कि कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है बॉडी में, तो वो होगा फूड का सेंसिटिविटी। इसका जो परिणाम रहेगा हमारे शरीर पे वो हम खाने के बाद में 72 घंटे तक भी हमारे शरीर पे दिख सकता है। इसीलिए ये होता है कि आज मैंने राजमा खाया तो मेरा पूरा डाइजेशन होने तक मुझको वो फील होता रहेगा, अगर आप उसके तरफ सेंसिटिव हो तो। क्या क्या लक्षण रहेंगे? गैसेस बहुत बनेंगे, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक पेन बनता रहेगा, पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा, आईबीएस जो हमें बोलते हैं। कोई कोई लोगों को बहुत गैसेस बनेंगे, किसी को लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, एक थकान सी रहेगी शरीर में। कोई जो सेंसिटिव लोग हैं उनको इचिंग शुरू हो जाएगा शरीर में, और एक हेडेक रहता है, वजन बढ़ जाता है। तो हेडेक जो है वो हमको लिथार्जी या टायर्डनेस का फीलिंग भी देता है। तो ये सारे हो गए फूड सेंसिटिविटी के। अब इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से मुझे व्हीट के ऊपर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन देना था। गेहूं,
गेहूं भारत का सबसे ज्यादा कॉमनली खाया जाने वाला ग्रेन है। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गेहूं को खाते आया है, तो भारत में कैसे ये हो सकता है कि फूड सेंसिटिविटी गेहूं से हो गई है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है कि गेहूं में ग्लूटेन रहता है, ग्लूटेन जो है हार्म करता है बॉडी को। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गेहूं बदला नहीं है, गेहूं वही है। क्या बदला है? कोई गेस करना चाहेगा क्या बदला है? गट माइक्रोबायोटा बदला है, क्योंकि जो पहले के लोगों की हेल्दी लिविंग की हैबिट्स थी वो सब बदल गई है। तो गट माइक्रोबायोटा धीरे धीरे होते होते ट्रांसफर हो गया है। अब जो शक्तिमान था हमारे गट माइक्रोबायोटा का, उसकी शक्ति हमने कम कर दी है। तो हमारे 1 से लेके 7 सेशन तक ये हमको धीरे धीरे हमको समझ में आया होगा अभी कि क्या हमें जरूरी है, कैसे हमारे गट का और इंटेस्टाइन का हमें ख्याल रखना है। तो वीट जो बहुत ही हमारी बॉडी उसको पचाने के लिए बनी हुई है, तो वीट से वीट से सेंसिटिविटी होना संभव नहीं है। लेकिन आप अगर अपने शरीर की शक्ति बढ़ाओगे तो वो जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। अभी जानेंगे फूड एलर्जीज के बारे में। तो फूड एलर्जी का बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चे जो दूध पीते ही उनको पूरा ही वोमिट हो जाता है, पूरा वो बाहर निकाल देते हैं दूध को। तो वो उनकी एलर्जी है जो कि बचपन से ही उनमें पाई जाती है। और 6 से 8% बच्चे जो है उनको कोई ना कोई चीजों की एलर्जी रहती है। तो जैसे हमने जाना कि फूड सेंसिटिविटी में कुछ छोटे मोटे लक्षण देखे जाते हैं लेकिन वो सीवियर नहीं हो जाता है। लेकिन फूड एलर्जी अगर है तो थोड़ा भी किसी चीज का एलर्जी हो सकता है कि सीरियस कंडीशन बन जाए। तो हमें ये हमारे हेल्थ के अवेयरनेस के लिए जानना जरूरी है कि मुझे किस चीज का एलर्जी है। तो ये अगर हम जान लेंगे और अपने साथ में एक डेटा रख लेंगे कि ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे मैं एलर्जिक हूँ, तो हमें हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने के लिए वो डेटा रखना अच्छा रहेगा। तो ये जान लिया हमने कि फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी का क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें हमने अब तक जान ली है। अब टाइम है अग्नि परीक्षा का। तो आप लोग सोच रहे होंगे अब क्या अग्नि परीक्षा करेंगे यहाँ पे। तो अग्नि परीक्षा हमारी नहीं है, अग्नि परीक्षा है हमारे अग्नि की। आयुर्वेदा में अग्नि जो बताया गया है उसको हम अगर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो उसको डाइजेस्टिव फायर बताएंगे। तो जो हमारी पाचन क्षमता रहती है उसको आयुर्वेदा में अग्नि नाम दिया है। जाठराग्नि करके उसका शुद्ध हिंदी या संस्कृत वर्ड है। तो उसकी परीक्षा हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेरा गट हेल्दी है या नहीं। तो कैसे जानेंगे? पहली बात तो हम सिम्टम्स से जान सकते हैं, क्या क्या लक्षण उसके दिखेंगे। अगर आपका गट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा चलता जाएगा। और गट एक सिग्नल देता रहता है हमें, जो हमें जानना है, वो हमें समझना है। लेकिन बहुत भागा दौड़ की जिंदगी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कोई सिग्नल छोटे छोटे आ रहे हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन सही हो रहा है, कोई ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, कोई एसिड बिल्चिंग नहीं हो रहा है और हेडेक नहीं हो रहा है, ये सारे आपको लक्षण दिखाएंगे कि आपका डाइजेशन सही चल रहा है, आपको आपके टाइम पे भूख लग रही है। 2 चीजें रहती है, लोग खाना खाते हैं क्योंकि 1 बज गया है, मेरा लंच टाइम है, मैं खाना खाता हूँ, भूख नहीं है। दूसरे लोग रहते हैं कि 1 बजे ना बजे पेट बराबर घंटी बजा देता है कि भूख लग गई है। तो आप अगर दूसरे वाले कैटेगरी में हैं तो आप समझ लो कि आपका गट हेल्दी है। बाद में क्या क्या दूसरा लक्षण है? एनर्जी। बहुत एनर्जेटिक रहोगे आप, आपको शारीरिक तौर पे एनर्जेटिक फील होगा, मतलब बहुत ही मस्त रहोगे आप। और मानसिक तौर पे एक स्वस्थता का अनुभव रहेगा। ये लक्षण है गट के। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊंगी, कॉन्स्टिपेशन है किसी को, पेट साफ नहीं हुआ है, दिन भर आप खुश रह पाओगे क्या? वो माइंड वहीं पे डाइवर्ट हुआ रहता है। तो ये है गट अनहेल्दी होने का लक्षण। तीसरी बात है इम्यूनिटी। जैसे डॉक्टर श्याम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। टॉलरेंस टू फूड, जैसे मैंने बताया कि व्हीट है, राजमा है, ये हमारे बहुत ही पीढ़ी दर पीढ़ी आए हुए चीजें हैं। तो इनसे हमें सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमारे आंतों को उतना डेवलप करना है, उतना शक्ति उनको देना है कि वो कोई भी चीजों को आराम से पचा पाए विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ ये इस तरीके का कोई लक्षण नहीं दिखाना चाहिए। तो ये हो गया अग्नि परीक्षा
सिम्टम के तौर पे जानने के लिए कि मेरी गट, मेरी आंतें हेल्दी है या नहीं। दूसरी चीज है जो कि रिजल्ट, आपको हर किसी को ना रिजल्ट देखना, नंबर में देखना बहुत पसंद रहता है। तो अगर आपको देखना है कि मेरा रिजल्ट क्या है, मेरे गट का रिजल्ट क्या है, तो एक टेस्ट है जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी, वो स्टूल का सैंपल लेके करते हैं। अगर आपको वो करानी है तो आप करा के जान सकते हो कि आपके गट का स्टेटस क्या है, ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, या उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो ये हो गई हमारी अग्नि परीक्षा। आगे जाएंगे पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, जैसे हम सबको पता है कि हम सारे लोग अलग अलग हैं, हमारे एक दूसरे से चेहरे नहीं मिलते हैं। समझ लो कोई ट्विंस है, लेकिन ट्विंस लोगों में भी उनकी शक्लों में थोड़ा बहुत चेंज रहता है, उनके फिंगरप्रिंट्स में चेंज रहता है। तो ये एक पर्सनलाइजेशन इसलिए बता रही हूँ कि हर एक प्रकृति आयुर्वेदा के हिसाब से भी अलग अलग है, और हर एक प्रकृति का अपना अपना तरीका रहता है चीजों को एक्सेप्ट करने का, शरीर में आत्मसात करने का। अगर आप उसको एक जैसा ही ट्रीटमेंट दोगे तो मुझे दिया हुआ रेमेडीज हर किसी को अप्लाई नहीं होगा। यही ब्यूटी है जब हम होलिस्टिक वे में जाते हैं एंड कन्वेंशनल वे में जाते हैं कि एक ही मेडिसिन सबको नहीं अप्लाई हो पाएगी, उसी तरीके से एक ही चीज सब पे अप्लाई नहीं होगी, इसीलिए पर्सनलाइजेशन की जरूरत है। तो पर्सनलाइजेशन करने से पहले अगर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी से कि मेरा गट कौन से स्टेट में है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमें बताएंगे कि पर्सनलाइज डाइट वो प्लान करके देंगे हमें कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है। तो उसमें रहेगा वो माइक्रोबायोम एनालिसिस करके आपका अलग अलग डाइटरी रिकमेंडेशन जो आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है वो दे पाएंगे। बाद में है टारगेटेड प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन। तो प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन आप सभी को पता होगा कि पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, लेकिन आगे कभी आप जाओगे डॉक्टर के पास में तो ऑब्जर्व करना, किसी को लूज मोशन हुआ है, लूज मोशन में बाकी दवाइयों के साथ साथ में एक सप्लीमेंट वो दे देते हैं, स्पोरोलैक्स एसिड हो गया या दूसरा कोई भी प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन वो देते हैं। तो इसका रीजन क्या है? जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि इनका प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा कनेक्शन है बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर। तो जो मेन ट्रीटमेंट है उसको सपोर्ट करने का, या अभी रिसेंट एडवांसेस जो चल रहे हैं गट में या प्रोबायोटिक्स में, उसमें ये पाया गया है कि अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप स्किन के ऊपर करोगे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का, तो भी आपको स्किन रिलेटेड बहुत कंडीशंस में उसका फायदा मिलता है। तो इसी तरीके से जब हम कंज्यूम करते हैं प्रोबायोटिक्स को, वो हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे कंडीशंस को उस चिकित्सा को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, स्लीप पैटर्न है, एनवायरनमेंट है। अब हमें लगेगा कि गट का या माइक्रोबायोम का बस खाने के साथ में संबंध है, लेकिन स्टडीज में, संशोधन में ये पाया गया है कि जो सेडेंटरी लोग हैं जो बहुत लंबा समय तक बैठे रहते हैं, उनका माइक्रोबायोम जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन जो एथलीट्स है या जो फिजिकली बहुत एक्टिव है, उनका माइक्रोबायोम जो है वो बहुत ही बैलेंस है। तो आप देखोगे कि जो एक्टिव लोग हैं वो हमेशा चुस्त रहते हैं, फुर्ती रहती है, और उनमें डिसीज कंडीशंस कम रहते हैं। लेकिन जो सेडेंटरी है उनमें धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आती है। हमने जाना है कि माइक्रोबायोम का रोल शुगर को या मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो जब माइक्रोबायोम ही इम्बैलेंस है तो शुगर भी सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे होते होते बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कंडीशन, जैसे डायबिटिक है तो जो वजन बढ़ जाते हैं, उनमें ये कंडीशन आती है। और बाद में है कि पर्सनलाइजेशन में हमें रेगुलर मॉनिटरिंग हमारे गट माइक्रोबायोम का करना जरूरी है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि लाइफस्टाइल, डाइट, प्रीबायोटिक और एक्सरसाइज, इन सभी का शॉर्ट चेन फैटी एसिड को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है, और उसी के वजह से हम बाकी हमारे जो भी कंडीशन है, जो अलग अलग कंडीशन आप देख पा रहे हो, उसको कंट्रोल करने में हमें कैसा उसका फायदा होता है। अब तक हमने साइंस जाना, जो मॉडर्न साइंस हम बताते हैं वो हमने जाना, और हमें उसके वजह से विश्वास हो गया कि गट माइक्रोबायोम का सच में बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ को, हमारे शरीर रूपी वृक्ष को खड़ा रखने के लिए, बहुत लंबे लाइफ स्पैन के लिए। लेकिन क्या ये पहले के जमाने में था?
तो उसका जवाब ये है कि हाँ, ये सारी चीजें पहले के जमाने में थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हम लोगों का प्रोग्रेस होता गया, तो हमने बहुत सारी टाइम टेस्टेड बहुत सारी जो नुस्खे थे उसको हमने पीछे छोड़ दिया। तो उसमें से 2-3 चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। उसमें से पहला है कि खाने में पहले मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले क्या डिस्पोजेबल प्लेट्स थे, हमने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन है, पहले भी डिस्पोजेबल प्लेट्स थे। तो उसमें से आपको 3 मेन एडवांटेजेस मिलेंगे। शाल, पलाश और कांचनार, ये 3 वृक्ष है, और बनाना का लीफ हमें सभी को पता है। तो जब हम इसमें गरम गरम खाना परोसते हैं तो उसमें से एपेटाइजर की जैसा एक्शन होता है, खाने की रुचि बढ़ती है। ये कार्बोनेटिव के जैसा काम करता है, जिससे कि खाने से बनने वाला जो गैस है शरीर में वो कम हो जाता है, इसीलिए ये हेल्दी है। इसमें कंटेमिनेशन नहीं रहता है कि एक प्लेट दूसरा नहीं यूज कर रहा है तो मेरा इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगा। जब आप इसको यूज करके फेंक देते हो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ये एनवायरमेंट में समा जाएगा। अब खाना परोस लिया है, अब बैठना है। तो बैठना है, बैठ के खाना खाना है, डाइनिंग टेबल पे बैठना है, सोफा पे बैठना है, या बुफे में खड़े रह के खाना खाना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी रॉन्ग हैबिट्स है, इनमें से कुछ नहीं करना है। जमीन पे बैठना है, सुखासन में बैठना है। जब आप, जो पिक्चर में दिखाया है, जब आप फोल्ड करोगे लेग और बैठोगे तो क्या होता है, सुख आसन, बैठते ही एक रिलैक्सेशन मिलता है। और वो क्या करता है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा टू एंड फ्रो मोमेंट होता है, उठाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, तो ये जेंटल मसाजिंग करता है एब्डोमिनल मसल से, तो डाइजेशन बढ़ाता है। दूसरी चीज है, जब हम लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो खाने की तरफ डाइवर्ट होता है। अगर आप कंपेयर करोगे, आप खड़े खड़े खाना खा रहे हैं तो आपका ब्लड फ्लो पूरा पैरों तक जा रहा है, तो ये एक फायदा होता है और डाइजेशन पूरा हो पाता है। माइंडफुल ईटिंग जो हम बताते हैं, बैठने के बाद हमें बात करने के लिए मना किया गया है पहले के जमाने में, तो पूरे तरीके से खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो बहुत जरूरी है। और जब इस तरीके से आप खाना खाओगे तो आपको स्ट्रेस रिलीफ में और माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी उसका फायदा होगा। अब खाना परोस लिया है, खाना खा लिया है, डाइजेशन हो गया है, इट कम्स टू द क्लियरिंग ऑफ द बॉवेल। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कौन से पोजीशन में बैठते हैं। इंडियन स्क्वाट पोजीशन बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये जो उसको उत्कटासन बोलते हैं, ये उत्कटासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन के मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए। इससे ये होता है कि जब आप इस पोजीशन में बैठते हो तो आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया के ऊपर एक जेंटल मसाजिंग होता रहता है, तो वो जो प्रेशर बनता है उसके वजह से आपका मोशन क्लियर होने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। आपको लगेगा कैलोरीज कैसे बर्न होते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट आसन है। तो जब आप बैठते हो तो पेल्विक रीजन के जो मसल है उनको काम ज्यादा मिलता है, तो उससे भी कैलोरीज बर्न होने का काम ज्यादा हो जाता है। और हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके पैरों के मसल्स को आदत नहीं रहती है, तो वो क्या हो जाता है कि जब वो इस आसन में बैठते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाने का काम करता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये स्क्वाट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, अगर बावेल्स को कंप्लीटली क्लियर करना है। जब बावेल्स पूरा क्लियर होगा तो ही माइक्रोबायोम को नया वेराइटीज डेवलप करने के लिए हेल्प होगा। तो इसी के साथ में हमारा आज का सत्र मैं समाप्त करती हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देके जाना चाहती हूँ कि आप भी आपका ट्रेंडी कोई भी रेसिपी है जो आपके फैमिली में चलता आया है पहले से, तो दादी माँ के बहुत सारे नुस्खे हम लोगों को पता रहते हैं, उनमें से कोई एक निकाल के आप हमारे साथ में वो रेसिपी शेयर करिएगा फाइबर के साथ में, ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और हमारा नॉलेज बढ़ा पाए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ योर जर्नी, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओवर टू यू अनमोल। Alright, great. Thank you so much, डॉक्टर त्रिशा। और पार्टिसिपेंट्स, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने आज वाकई बहुत कुछ जाना होगा आज के इस अध्याय में, इस 8वें दिन में। इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग। आज डॉक्टर श्याम ने हमें बताया किस प्रकार हमारे जो जी सिक्योरिटी है, यानी कि हमारा मोनोसाइट,
हम कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं। और डेफिनेटली इस पूरी प्रक्रिया में डेफिनेटली हमारा जो गट हेल्थ है वो सपोर्टेड रहेगा। और जी सिक्योरिटी का उन्होंने फंक्शन भी बताया, कैसे वो एटीपी रिलीज करता है और कन्वर्ट करता है मोनोसाइट को, ताकि हमारी इम्यूनिटी और बेहतर हो सके, राइट। जैसे कहा जाता है 70% इम्यूनिटी कनेक्टेड है हमारे गट के साथ में। साथ ही साथ हमें आज डॉक्टर तृषा ने बताया बहुत सारी चीजें, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का उन्होंने जिक्र किया। और ऑनेस्टली ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत पसंद आया डॉक्टर तृषा। मैं कई सारे ऐसी चीजें पढ़ते आया, बट सीरियसली दिस वाज अ इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन, जहां पर हमने जाना कि कैसे ये गट हेल्थ प्रभावित हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे गुड बैक्टीरियाज है, राइट। साथ ही साथ हमने ये भी जाना फायदे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के, कैसे हमारा ब्रेन, हमारे लिवर, स्किन इससे सपोर्टेड रह सकता है। माइक्रोबायोम के बहुत सारे रोल्स को हमने जाने। साथ ही साथ हमने डिफरेंस जाना कि फूड एलर्जीज क्या है और फूड सेंसिटिविटी में अंतर क्या है, जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और हमें लगता है कि खाने से हमें बदलाव मिल रहा है, बट एक्चुअली हमारे गट के माइक्रोबायोम में बदलाव आया है। साथ ही साथ हमने आज अग्नि परीक्षा के बारे में जाना, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना समझना, और इसमें कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के बारे में हमने जाना, और सुखासन और स्क्वेटिंग यानी कि उत्कटासन के बारे में भी हमने जाना। एंड डेफिनेटली मत भूलिएगा आज की एक्टिविटी ऑफ द डे जो डॉक्टर तृषा ने आपसे शेयर किया है। तो आज का जो दिन है वो हम यहाँ पर अब कंक्लूड करने जा रहे हैं आज के इस मॉर्निंग सेशन के लिए। तो आज हमने बहुत कुछ जाना विद रिस्पेक्ट टू गट हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। और मैं आप सब लोग से अनुरोध करी हैं, आज आपने जो जानकारियां आपने सीखी हैं उसे जरूर इम्प्लीमेंट करिए, उसको अपने जीवन में आप जरूर शामिल करिए। और मुझे लगता है कि सारी जानकारियां, ये सारे लर्निंग्स, ये सारे अनुभव हमें बहुत हेल्प करेंगे एक लॉन्ग टर्म अपने स्वास्थ्य को अपने और बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो एक्टिविटीज है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए अपने कम्युनिटी यानी कि आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी एक्टिविटीज आपको आज दी गई है उसे जरूर शेयर करिए। तो आज की एक्टिविटी मैं आइट्रेट कर देता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। आपको एक ट्रेंडी फूड रेसिपी शेयर करनी है जिसमें फाइबर शामिल हो, राइट। तो फाइबर का आज हमने पूरे इस सेशन में हमने इम्पोर्टेंस जाना है। तो ट्राई करिए, आप सब लोग बहुत बहुत एक्साइटिंग पर्सन है, इनोवेटिव भी हैं। तो ऐसी कोई एक रेसिपी जरूर शेयर करिए जो आपने आज के दिन में अपने लिए चुनी है, और इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में यानी कि उस एक्टिविटी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जो आपके इस फिजिकल जो फंक्शन है उसको और बेहतर बनाएंगी, राइट। तो ताड़ासन हो या वृक्षासन हो, उसको आप जरूर परफॉर्म करते रहिए और इसको और इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम वापस मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में 6:30 AM। So till then, आज की इस एक्टिविटी को जारी रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।